I got broads in Atlanta, you know, licks in the band, legacy. Well, hello guys, welcome back to Be Expert. You are watching your biology teacher standing over here. So student, आज हम लोग जो है हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ उस चैप्टर का हम आज 4th लेक्चर कवर करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कुछ सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। हम सारी सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो आज के लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आधी या फिर 2-3 जो ही सेल ऑर्गेनेलीज डिस्कस करें, ताकि आप लोगों को भी चीजें रिलेट करने में आसानी हो। अगर आपने इस चैप्टर की कोई भी वीडियो पहले नहीं देखी है तो उन सभी वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जाके अपनी सारी वीडियोस देखो, ताकि आपको शुरुआत से लेके अंत तक की सारी चीजों के बारे में सब कुछ समझ में आए और किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट ना रहे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप लोग वीक हो तो उस सब्जेक्ट को ना इंटरेस्ट लेके पढ़ना सीखो। मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को एक एक चीज बहुत ही आसानी से और जो हमारी डे टू डे लाइफ में चीजें होती है उनसे रिलेट करके बताऊं। मैं यहाँ पे पूरे एफर्ट्स डाल रही हूँ, थोड़े एफर्ट्स आप भी डालो, थोड़ा सा मोटिवेशन भी हमें दो। इस वीडियो को पूरा देखो, लाइक करो, कमेंट करो, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी चीजें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो इसे अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। विदाउट एनी फर्दर वेस्टिंग टाइम हम लोग आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। हम लोग आज बेसिकली 3 सेल ऑर्गेनेलीज डिस्कस करने वाले हैं। वो तीनों मैं इसी वीडियो में आपसे इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ये तीनों सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जिसे हम लोग शॉर्ट में ER बोलते हैं। मैंने कल के लेक्चर में जब आपको एक बेसिक सी चीज बताई थी, एक मोटी मोटी बातें हर एक सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में, उस टाइम मैंने आप लोगों से बोला था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये 2 टाइप का होता है। 2 टाइप का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा। अगर मैं पहले टाइप की बात करूं तो वो है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो दूसरा है वो है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने आपको ये भी बताया था कि हम इन्हें स्मूथ और रफ क्यों बोलते हैं। इसके पीछे जो एक रीजन है बहुत बड़ा, और हम उसे बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट रीजन है, वो है हमारा इन दोनों की जो मेम्ब्रेन है, मार्कर इज नॉट वर्किंग, लेट मी चेंज इट। हाँ, इन दोनों की जो मेम्ब्रेन है, जो इनकी ऑर्गेनेलीज को सराउंड करने वाली मेम्ब्रेन है, वो बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस कॉज करेगी। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं होती, नो, और वी कैन से नथिंग is present on membrane। जबकि अगर हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो उसके अंदर यानी कि जो उसकी मेम्ब्रेन है उस पे हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इन राइबोसोम्स की प्रेजेंट की वजह से ही जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी जो अपीयरेंस है, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, दोनों के दोनों ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इनके ऊपर जब राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ये छोटे छोटे से राइबोसोम्स होते हैं, इसके पूरे सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से जो है इन्हें रफ अपीयरेंस मिलती है। ओके, यही एक बेसिक सा डिफरेंस था रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ये तो बात कर ली हमारी स्ट्रक्चर की, बट अगर स्ट्रक्चर अलग है तो कोई तो ऐसी चीज होगी जिस वजह से ये जो स्ट्रक्चर है हमारे सेल ने ये चेंज किया है।
सो अगर हम इसके रीजन की बात करें तो जो ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो ये जो राइबोसोम है इनका मेन रोल हमारे सेल में होता है प्रोटीन बनाना। ठीक है, तो एक बात बताओ, जब अगर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे जो ये राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, ये डॉटेड अपीयर, जो ये डॉट डॉट मैंने बनाई है, ये सारे राइबोसोम्स हैं, तो क्या ये सारे प्रोटीन बनाएंगे? ऑफ कोर्स बनाएंगे। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है हमारा, वो हमारा पार्ट लेता है प्रोटीन सिंथेसिस में। ये इनका स्ट्रक्चर डिफरेंस है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फंक्शनल डिफरेंस की। तो जो कि हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारा प्रोटीन बनाएगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पे कोई भी चीज जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या किसी चीज में हेल्प करेगा, कोई चीज बनाने में हेल्प करेगा? तो हाँ, ये जो है हमारा, ये हमारी हेल्प करने वाला है दो चीजों की प्रोडक्शन में। पहला है हमारा फैट और दूसरा है हमारा लिपिड। अब आप लोगों को मैंने आपने शायद सेकेंड लेक्चर में बताया था कि फैट और लिपिड जो है हमारी बॉडी में, स्पेशली फैट, ये क्या करेगा? फैट सिंथेसिस करेगा और बनाएगा हमारा लिपिड। अगर आप लोगों ने मेरे सारे लेक्चर देखे हैं तो आपको पता होगा कि जो लिपिड है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी सेल मेम्ब्रेन में, या फिर हम जिसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आपको ये चीज नहीं पता थी तो पहले वाले लेक्चर्स जाके जरूर देखना। तो जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनाता है, जिसे हम फैट बोल सकते हैं। फैट्स भी बनाता है और बनाता है लिपिड। और जो लिपिड है ये एक टाइप का प्रोटीन है, मैंने आपको बोला था। बट जो लिपिड है ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमें पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हमारे लिपिड की बायलेयर होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो हमने, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि मैंने आप लोगों को बोला था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हमारा मेम्ब्रेन बाउंड है। ये जो मैंने इसका बनाया है, तो मैंने बोला था ये है मेम्ब्रेन बाउंड। अब हमने एक और मेम्ब्रेन की जो है स्टडी में बोला था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मेम्ब्रेन बाउंड है। जो ये रेड लाइन का बॉर्डर मैंने बनाया है, इसका मतलब इसका जो भी मटेरियल है, जो भी ये है, ये एक मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड है। तो अगर हम लोग इसकी मेम्ब्रेन की बात करें, हमें पता है इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। अगर आपने मेरे सारे लेक्चर्स देखे हैं तो हम लोगों ने एक और मेम्ब्रेन की बात की थी, जो थी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने उसका आपको डिटेल स्ट्रक्चर बताया था। अगर हम लोग बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन की, तो ये हमारी होती है सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अब मैं यहाँ पे आप लोगों से एक चीज और शेयर करना चाहती हूँ कि जो हमारा ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसके अंदर जो है चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो चैनल्स जो हैं वो क्यों प्रेजेंट होते हैं, मैं आपसे एक चीज पूछूं कि अगर मान लो ये हमारी सेल है और ये इसकी मेम्ब्रेन है, अगर इससे कोई चीज बाहर आनी है या कोई चीज अंदर जानी है तो वो कैसे होती है? एक तो होता है कि पूरी वॉल से या फिर पूरी मेम्ब्रेन से जो है फ्लो इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, बट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें जो हम लोग फ्लो की बात करते हैं तो वो फ्लो हमारा होता है चैनल्स की वजह से। चैनल्स जो हैं वो हमारा कराते हैं, फ्लो करवाते हैं सब्सटेंसेस का इनसाइड और आउटसाइड द सेल। ठीक है, यही चीजें थी जो आपको। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ। जस्ट एक बड़ा सा बॉक्स बना लो अपनी कॉपी में कहीं पे और हैशटैग करके लिखो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो नेचर शो करता है जो हमारी लिवर होती है। यानी कि अगर हम लोग बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लिवर हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाइंग। अब
लोग को हमेशा बोला है कि वर्ड्स को तोड़ तोड़ के उसका मतलब सीखो। टॉक्सिक का मतलब होता है हार्मफुल, ठीक है। डी का मतलब होता है तोड़ना, या फिर हम लोग उसे बोल सकते हैं एक टाइप से कम करना, उसके डिटॉक्सिफाइंग नेचर को कम करता है। तो यहाँ पे हुई ब्रेक डाउन, ठीक है। तो ब्रेक डाउन ऑफ हार्मफुल मटेरियल जो हमारा लिवर करता है, जैसे कि आप अगर एल्कोहल कंजप्शन लेते हैं, कोई भी ड्रग कंजप्शन होता है, तो जितने भी बैड कंपोनेंट्स हैं उनको जो है हमारा लिवर डील करता है। बट जो लिवर के अंदर ईआर है वो डिटॉक्सिफाइंग नेचर शो करता है। दिस इज ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक छोटे से बोर्ड पे मैंने सब कुछ भर दिया है। नाउ जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट और हैंड टू हैंड कॉपी कर लो। नाउ स्टूडेंट, जो हम लोग नेक्स्ट ऑर्गेनली डिस्कस करने वाले हैं या फिर नेक्स्ट सेल ऑर्गन डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम है गोल्गी एपरेटिस। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि गोल्गी एपरेटिस को हम लोग गोल्गी बॉडीज भी बोलते हैं। और ये जो वर्ड है ये गोल्गी, इसका कोई साइंटिफिक मीनिंग नहीं है कि मैं बोलूँ वर्ड तोड़ तोड़ के सीखते हैं, नहीं। ये जो है हमारे साइंटिस्ट का नाम था, तो उसके नाम से ही हमने उसे गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटिस लिख दिया है। अब मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आप लोगों को जो 3 सेल ऑर्गेनेलीज बताने वाली हूँ वो सारी इंटरलिंक हैं। तो अभी जैसे मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की थी, अब मैं गोल्गी एपरेटिस की बात कर रही हूँ। तो ये दोनों चीजें इंटरलिंक हैं। क्यों? क्योंकि जो गोल्गी बॉडीज है वो प्रेजेंट होती है नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब जो गोल्गी बॉडी है एक नहीं होती, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक से ज्यादा होते हैं। तो गोल्गी बॉडी जो है वो कुछ ऐसा सा अपीयरेंस शो करती है। अब आपको क्या देखने से लग रहा है कि क्या ये सारी चीजें पैरेलल है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। सो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज गोल्गी एपरेटिस या फिर गोल्गी बॉडीज के बारे में आपको दिमाग में रखनी है वो ये कि ये हमेशा प्रेजेंट होती है हमारे पैरेलल नेचर में। दूसरी चीज, अगर हम लोग बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया है स्ट्रक्चर। अगर मैं आपको लोगों को बोलूं कि जो गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटिस है उसका काम होता है पैकेजिंग और होता है डिस्पैच करना, ये है इसका फंक्शन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सेल के अंदर पैकेजिंग से क्या मतलब है, या फिर किसी चीज को डिस्पैच करना यानी कि उसे कहीं दूसरी जगह पे भेजना, उससे क्या मतलब है। जो भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा या फिर कोई और पार्ट बनाएगा, कोई भी मटेरियल यहाँ पे गोल्गी एपरेटिस के अंदर जाके वो ना पैक हो जाता है लाइक दिस। ये पूरा एक यहाँ से कोई मटेरियल आया इसके अंदर और यहाँ से एंड तक ये पैक हो चुका है। नाउ ये जो यूनिट है इसने जो पैकेजिंग कर दी है, इट इज रेडी फॉर द डिस्पैच। अब अगर हम बात करें जो ये डिस्पैच होगा, ये डिस्पैच 2 जगह पे हो सकता है। एक तो इनसाइड सेल यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर, दूसरा हो सकता है हमारा आउटसाइड यानी कि दूसरे सेल के लिए। ये 2 चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। एक और चीज जो मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ कि गोल्गी बॉडी जो है वो पैकेजिंग और डिस्पैच में हेल्प करता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमेशा दिमाग स्टूडेंट आपको बस यही चीजें ध्यान रखनी है हमारी गोल्गी बॉडीज के बारे में। ये सारी चीजें लिख लो, उसके बाद हम लोग आगे बात करने वाले हैं अगले जो एक इंटरलिंक्ड प्रोसेस है जो कि हमारे गोल्गी बॉडी ने बनाया है, वो है लाइसोसोम्स। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइसोसोम्स को। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि लाइसोसोम जो है वो हमारा बनाया है हमारी गोल्गी बॉडी ने। ठीक है, अब लाइसोसोम की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा जो लाइसोसोम है उसका एक बहुत ही नाम जो आपको हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा हु इज द सुसाइडल बैग। तो लाइसोसोम होता है हमारा सुसाइडल बैग। मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी सेल में कोई एक्स्ट्रा चीज आ जाती है, कोई बैक्टीरिया आ जाएगा तो ये बर्स्ट हो जाएगा। इसे सुसाइड बैग क्यों बोलते हैं? जब भी अनवांटेड और हम लोग बोल सकते हैं इन्फेक्शियस
या फिर टॉक्सिक चीजें जब भी सेल के अंदर जो है इकट्ठा हो जाती हैं, या फिर एक सेल जो है वो ओल्ड हो जाता है, तो ये हो जाएगा बर्स्ट। और एक चीज, सुसाइडल बैग ये खुद के लिए भी है, बट आप मेरे को एक बात चीज बताओ कि अगर आसपास बहुत सारे जो है लाइबोसोम्स प्रेजेंट है, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, जब एक सेल फटेगा तो ये नियर बाय कुछ सेल्स को भी अपने आप जो है बर्स्ट कर देता है। ये है हमारा लाइबोसोम। अगर हम लोग और बात करते हैं कि लाइसोसोम जो है वो क्या क्या रोल प्ले करता है, सो बेसिकली अगर ये बर्स्ट हो रहा है कोई भी टॉक्सिक या अनवांटेड सब्सटेंस से, यहाँ पे हम लोग एक और चीज ऐड कर सकते हैं, फॉरेन बॉडी। फॉरेन बॉडी इन सेंस सपोज कोई बैक्टीरिया आ गया अंदर, या हमारा कोई वायरस आ गया है, तो ये सारी चीजें भी अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर होंगी तो वो जो है बर्स्ट हो जाएगा। अब दूसरी चीज एक और है कि जो ये लाइसोसोम्स है बहुत सारे ना आसपास के एनवायरनमेंट को भी साफ सुथरा रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आज के लिए हम लोग बस इतना ही करने वाले हैं। मैंने आज के लेक्चर में आपसे 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज डिस्कस की है जो कि एक दूसरे से लिंक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हमारा प्रोटीन बनाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके अलावा उसके पास चैनल्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप का होता है, मैंने आपको बता दिया है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा हम लोगों ने गोल्गी एपेटस के बारे में बात की कि ये जस्ट एंडोप्लाज्मिक के आसपास होते हैं प्रेजेंट, पैरेलल वे में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो है ये हमारा बनाएगा लाइसोसोम्स, और लाइसोसोम्स जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये सुसाइड बैग होता है। कोई भी अनवांटेड चीज होती है वो अगर बॉडी में एंटर हो जाए तो बर्स्ट हो जाती है, और ये सिर्फ एक सेल को नहीं, ये आसपास के काफी सारी सेल्स को बर्स्ट कर देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हम लोगों ने आज सिर्फ इतना ही पढ़ना था। लोगों ने आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था, हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, यानी कि जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा होपफुली, तो उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्लास्टिड एंड देन लास्टली वैक्यूल। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि प्लास्टिड और वैक्यूल जो है वो मोस्टली हमारे प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो होता है हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि ये बनाने में हेल्प करता है हमारा एनर्जी, और जो एनर्जी होती है वो होती है एटीपी। मैंने आपको ये चीजें बहुत बार समझाई है कि जो ये मैं कीवर्ड्स बताती हूँ ये आपको याद रखने हैं। पूरी थ्योरी ना पूछी जाए एक अलग बात है, बट ये एक लाइन में पूछा जा सकता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप का होता है, क्या बनाता है, ठीक है, वो रफ और स्मूथ क्यों होता है, ओके, लाइपोसोम को सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं, गोल्गी बॉडीज क्या बनाता है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस क्यों कहलाता है, ये सारी चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। जब भी अगर आपको कोई रात को सोते हुए भी ये सारी चीजें पूछ लेता है तो आपके दिमाग में एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, क्योंकि जो ये 1 वर्ड आंसर्स है ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक वर्ड में आंसर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको यही नहीं पता कि हम जो पावर हाउस है उसे माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, तो आप क्या एग्जाम में ये लिख पाओगे कि एनर्जी बनाता है, ये करता है, ये वो करता है? नहीं, आपको छोटी छोटी चीजों से मिलकर एक बड़ा क्वेश्चन फ्रेम करना आना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस लेक्चर के एंड में एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो पीछे एक्सरसाइज में होते हैं या फिर जो इंडेक्स क्वेश्चन होते हैं वो सब डिस्कस करो तो कमेंट करो, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मुझे लगेगा नीड नहीं है, मैं नहीं बनाऊंगी वीडियो। मैं सिर्फ उन्हीं चीजों की वीडियो बनाऊंगी जो आज की डेट में नीडेड है। अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं सिर्फ पीडीएफ प्रोवाइड करा देना क्वेश्चंस की वो बहुत है, तो पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगी मैं। बट आप लोगों को ये खुद से सीखना होगा कि हम लोगों को जो है वीडियोस देखनी है, नोट्स बनाने हैं और याद रखना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। कंसिस्टेंसी मतलब आज एक टीचर का देखा कल दूसरे का देखेंगे, ये नहीं, एक ही टीचर से स्टिक रहो। धीरे धीरे जो एक लेक्चर में नहीं समझ आया, धीरे धीरे दूसरे तीसरे लेक्चर में आपको उस टीचर की सारी बातें समझ में आने लग जाएंगी। So I hope you like this video. Don't forget to hit the like button. Please share it with your family and friends. और अगर बी एक्सपर्ट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलती है स्टडी रिलेटेड एंड जॉब्स इंटरव्यूज रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑन नाउ वेरी शॉर्ट नोटिस ऑफ टाइम। So thank you.